Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot 2.0. So here we are continuing with our क्लास 9 सोशल स्टडी। हम लोगों ने चैप्टर 1 में बेसिक की बात की थी कि किस तरीके से आपकी जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है, किस तरीके से आपकी सोशल साइंस की ब्रांचेस होती हैं। अब हमें एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ के चलनी ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सोसाइटी को समझना है डिफरेंट टाइम एंड ट्रेडिशन के थ्रू, और यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है पंच महाभूतास। तो ये 5 ग्रेट एलिमेंट की बात की गई है। पंच मतलब 5 ना, तो 5 एलिमेंट की बात की गई है। क्या एलिमेंट है अभी के अभी आप लोग साथ में सुनेंगे और याद करेंगे। अर्थ यानी कि आपकी पृथ्वी, वाटर, फायर यानी अग्नि, एयर यानी वायु, स्पेस यानी कि आकाश। तो ये 5 एलिमेंट की बात की है, राइट। तो ये जो है कि इंक्वायरी मतलब जानने की जो इच्छा होती है वो इंडिया की नॉलेज एंड ट्रेडिशन में बहुत डीप रूटेड है। हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में बहुत पहले से हम लोग चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। टाइम की स्टडी, डायमेंशंस की स्टडी, किस तरीके से नेचर के डिफरेंट फिनोमिना है, हम ये सब चीज़ें बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। नॉलेज को एक्सप्लोर किया गया, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, डिस्कशन करके। जैसे कि ये पंचमहाभूतास की बात की गई है। ये क्या बताता है कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके हेल्थ के पैटर्न को, राइट, आपके ऑक्यूपेशंस को, आपकी फूड हैबिट को, किस तरीके से आपका जो सराउंडिंग है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो। एनवायरनमेंट मतलब हवा पानी तो है ही, साथ साथ जिस बेसिक एक तरीके से वे से आप रह रहे हो, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट आपकी एक फंक्शनिंग को, आपकी सोच को, आपके काम करने के तरीकों के क्या करता है, शेप करता है। सिमिलरली जो ये वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया है, जो ये कहता है कि वर्ड इज़ वन फैमिली, ये पूरा जो वर्ड है ये पूरी एक फैमिली है। तो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू एंड वन वर्ड में, वासुदेव कुटुंबकम स्टैंड फॉर, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो द वर्ड इज़ वन फैमिली। ये भी ये शो करता है कि किस तरीके से जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग जगह की, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट है बट हम सब कनेक्टेड हैं एक नेशनैलिटी के थ्रू, राइट, कि वी ऑल आर इंडियन। कुछ लोग कनेक्टेड हैं दैट कि वो एक धर्म से बिलोंग करते हैं, वो एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो एक स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी की है, ये वसुधैव कुटुंबकम शो करता है, राइट। तो यही हमें सोशल साइंस में समझना होता है। जो पुराने रिफ्लेक्शन थे इंडिया में, जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी, पब्लिक वेलफेयर, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र इज़ अ बुक जो कौटिल्य ने लिखी थी। देखिए कौटिल्य जो है वो मौर्यन एम्पायर के टाइम से रिलेटेड है। कौटिल्य जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ये रिलेटेड है और उनके सलाहकार हुआ करते थे ये। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक बुक है। और इकोनॉमिक्स को ना हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है ना, तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बुक के जो ऑथर हैं वो यहाँ पे हैं कौटिल्य। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें इस बुक में बेसिकली इन्होंने बताया था कि पॉलिटी इकोनॉमी को डिस्कस करा था इन्होंने, कि एक राजा की क्या ड्यूटी है, राजा किस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली ये बुक कंप्लीट इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रही थी, ये बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रही थी। तो वासुदेव कुटुंबकम क्वेश्चन आया, पंच महाभूता यहाँ से क्वेश्चन आया, अर्थशास्त्र को लेके क्वेश्चन आया। ये जो बुक थी ये क्या, किस बारे में बात करती थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमी, किस तरीके से आप फंड मैनेज करोगे, टैक्स जो लिया जाएगा वो किस तरीके से लिया जाएगा। और वो टैक्स आज वाला इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं था, उस समय जो राजा टैक्स लगा रहे थे उस टैक्स की बात थी, राइट। तो ये जो बुक्स और ये जो हम पुरानी चीज़ें देख रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि गवर्नेंस भी प्रॉपरली चीज़ों को सोच के चलती थी, इकोनॉमी के बारे में भी, राइट, कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो इकोनॉमिक है वो वर्क करे, फंडिंग प्रॉपरली आए, फंडिंग प्रॉपरली जाए, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सब पे डिस्कशन चलता था, राइट। तो मॉडर्न सोशल साइंस जो है उसने भी इस लीगेसी को कंटिन्यू रखा, नए टूल्स, नई टेक्निक, नए मेथड के साथ। चीज़ें बदल गई हैं, टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स बदल गई हैं, बट कंसेप्ट तो वही है ना। आप भी आज भी सोसाइटी को स्टडी करना है, आज भी इकोनॉमी चल रही है, आज भी हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज भी हम गवर्नेंस यानी पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो यस, नई मॉडर्न सोसाइटी में टूल्स नए आ गए, बट यस वो चीज़ें जो थी वो प्रॉपरली चल रही हैं।
तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, सोशल साइंटिस्ट, द पर्सन जो सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी थ्योरीज फ्रेम कर रहे हैं, वो सोशल साइंटिस्ट है। वो लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन देखे। देखिए मैंने कुछ कह दिया वो हिस्ट्री नहीं हो गई, जब तक उसके लिए प्रॉपर मेरे पास एविडेंस नहीं है, जब तक मैं उसको प्रूव नहीं कर सकती, तब तक वो हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो आपको मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी बात को सही प्रूव करना होगा, तब वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर? तो सोशल साइंस एक्सप्लेन करती है कि क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से पास्ट जो है वो प्रेजेंट को और आपके आज के एक्शन को शेप करेगा। क्लियर? अब सोशल साइंस में आप पढ़ते क्या हो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ये सारी चीज़ें क्या होती है। हम ये भी पढ़ रहे हैं कि आपका सूखा पड़ जाने से कैसे क्रॉप पे इफेक्ट पड़ रहा है, फसल नहीं हो रही है, तो एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हो। फार्मर को पैसा कैसे मिल रहा है, राइट, फार्मर को पैसा कैसे मिल रहा है, तो हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट, फार्मर को अगर नुकसान हो गया, फार्मर को पैसा नहीं मिल पा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस केस में, तो पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं। लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, तो हम सोसाइटी भी पढ़ रहे हैं। कोपिंग अप विद द स्कैरसिटी, रिसोर्सेज कम है, चीज़ें कम है, तो उससे आप कैसे कोप अप कर रहे हो, तो हम कल्चर भी पढ़ रहे हैं। तो मतलब सोशल साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल सब्जेक्ट, सोशल साइंस में हमें मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ों को पढ़ना है। तो 9th-10th की सोशल साइंस जो है वो बेसिकली 4 चीज़ों पे बात करती है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दैट इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और आगे जाके ये चीज़ आपकी डिवाइड हो जाती है, आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। 11th-12th में अगर आप चूज़ करते हो, ऑप्ट करते हो वो सब्जेक्ट, तो सोशियोलॉजी आता है, साइकोलॉजी आता है, और यही जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, ये और डिटेल मैनर में आपको पढ़ने होते हैं इफ़ यू चूज़ दैट, राइट। तो वही सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब भी ब्रॉडर सोशल साइंस का पार्ट है जो आप फर्दर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। अब शॉर्ट में देखिए, ज्योग्राफी किसकी स्टडी करता है, अर्थ की। मैंने आपको पहले ही बताया था ये पिछली क्लास में, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफी। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन, किस तरीके से एक ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं, सोसाइटी इवॉल्व हुई है, ये चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप देखते हो कि गवर्नेंस होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट शासन चलाएगी, हाउ द गवर्नमेंट विल फंक्शन, वो गवर्नेंस होता है। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पावर्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी, इन सब की बात करती है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सीधी सीधी बात करता है कि आप कैसे बांटोगे, किसको बांटोगे, रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज जो कि क्या है, स्कैर है। सो एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो कम है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम इकोनॉमी में देखते हैं। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं कि कौन प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। फिर वो चीज़ कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रही है और कंज्यूमर उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कंजम्पशन। तो मेजरली प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्पोनेंट जो हैं वो किस में देखे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में देखे जाते हैं। आपके आने वाले सारे ही चैप्टर इन्हीं डिसिप्लिन से रिलेटेड है, कोई पॉलिटिक्स का पार्ट होगा, कोई इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे डिटेल में अब ज्योग्राफी के बारे में मेंशन कर दिया। ये बताता है कि कैसे, क्या लोकेशन है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स, राइट। तो ये चीज़ बता रहा है। ये फिजिकल फीचर्स की भी बात कर रहा है अर्थ सरफेस के, जैसे अर्थ में कुछ एरिया माउंटेन एरिया है, कुछ प्लेन है, कुछ ओशियंस हैं, तो ये सब चीज़ों की भी बात कर रहा है। और ये भी बात कर रहा है कि वो ह्यूमन कम्युनिटी जो उनके अंदर रह रही है, जैसे ह्यूमन जो कम्युनिटी है वो प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर में काम कर रही है, इंडस्ट्री में काम कर रही है। एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर होती है, कौन सी टाइप की मिट्टी में, 10th में पढ़ा होगा आपने, कौन सी टाइप की मिट्टी, 10th में पढ़ोगे सॉरी, कौन सी टाइप की मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा बेटर हो सकती है, सॉइल का स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब हम ज्योग्राफी में देखेंगे, राइट। लोग कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल जो आपका सराउंडिंग है, वो ह्यूमन लाइफ को शेप कर रहा है, राइट। प्लस ज्योग्राफी जो है वो मैप्स, ज्योग्राफी में आप मैप की स्टडी भी करते हो ना, तो यू विल स्टडी द लोकेशन ऑफ द प्लेस, कि कोई प्लेस कहाँ लोकेटेड है, कौन सी प्लेस कितने किसी से कितनी दूर है, राइट। तो ये देखती है कि वर्ल्ड में कैसे कैसे आप स्टडी करने के लिए और टाइम और लोकेशन के बेसिस पे चीज़ों की स्टडी कर रहे हो। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट ज्योग्राफी। यहाँ पे एक है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या यूज़ करता है, ये मैप्स, ग्लोब्स, एटलस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम चीज़ों को, देखिए वर्ल्ड इतना बड़ा है, कैसे प्लेस करोगे चीज़ें, आप छोटे से मैप पे, एक छोटे से पेपर स्ट्रक्चर पे आप पूरे वर्ल्ड को मेंशन कर रहे हो ना, राइट, पूरे वर्ल्ड को मेंशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ज्योग्राफी में ही करते हैं। डन। आगे देखते हैं। एटलस में सारे मैप होते हैं अलग अलग इंडिया के स्टेट के, ओवर द आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के, राइट।
हिस्ट्री मैंने आपको बताया, हिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, पास्ट के बारे में पढ़ना, जिसके थ्रू आप सोसाइटी में लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई हैं टाइम के साथ, ये सारी चीज़ें देखते हो। अब इसमें आप क्या देखते हो कि जैसे इतिहास पुराण है ट्रेडिशन में, तो इतिहास पुराण से आप चीज़ें देख सकते हो। इतिहास हिंदी में हिस्ट्री को बोलते हैं ना। अलग अलग स्टोरीज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उनके थ्रू आपको चीज़ों का पता चलता है। एम्पेरिकल एविडेंस से आपको चीज़ों का पता चलता है। एम्पेरिकल एविडेंस देखिए क्या होता है। एक तो एम्पेरिकल एविडेंस वो होता है जो डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया है, राइट। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं किसी जगह पे थी, मैंने वहाँ के लोगों को देखा, मैंने देखा सोसाइटी कैसे चेंज हुई, मैंने देखा वहाँ पे शादियाँ कैसे होती है, मैंने देखा वहाँ जो राजा है वो कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो मैंने उसको लिख दिया अपनी ऑब्जर्वेशन को एक बुक में, और आज वो बुक है तो लोग उसको पढ़ के नॉलेज ले रहे हैं। तो ये होता है बेस्ड ऑन सम एम्पेरिकल एविडेंस, राइट। प्लस अब पुरानी चीज़ें, ज़मीन खोद रहे हो, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ब्रिटिशर के बाद भी रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली। उससे पता चला कि नीचे इतने सालों पुरानी चीज़ें पड़ी हैं और ये कोई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी जिसे हमने नाम दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन। पहली सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में। इनिशियल सिविलाइजेशन में आती है हड़प्पा, मेसोपोटामिया। तो ये सब चीज़ें भी इन तरीके से पता चलती है। एक्सट्रैक्ट करते हो आप चीज़ों को, राइट। उसको कार्बन डेटिंग मेथड भी बोलते हैं, जब आप स्टडी करते हो कि ये चीज़ कितनी पुरानी है जो हमें अर्थ के अंदर से मिली है। तो ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस होती है। फिर आपके होते हैं कुछ रिकॉर्ड्स जो आपको बताते हैं कि इस फैमिली की क्या लीनिएज है, क्या हिस्ट्री है, क्या एंसेस्ट्री है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें कैसी रही, राइट। उनका सारा बर्थ, मैरिजेस का रिकॉर्ड रखता है, क्लियर। तो उनको हम कहते हैं जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कोई आया तो मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर भी आए थे विजिट करने, उन्होंने भी तो उस समय के इंडिया के बारे में कुछ लिखा है अपने, तो वो ट्रैवलॉग्स कहलाते हैं। तो ये होते हैं सोर्सेज टू स्टडी, लाइक एक तरीके से सोशल साइंस। आप हिस्ट्री के बारे में एविडेंस जो लेके, मतलब जो स्टडी करते हो वो कैसे कैसे कर सकते हो? स्टोरीज़ के थ्रू कर सकते हैं, आपके एक्सकवेशन होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू मुझे हमें पता चल सकता है कि चीज़ें क्या हैं, क्या रहा होगा पास्ट, राइट। एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू पता चल जाता है, रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चल जाता है, केव्स वगैरह में जो पेंटिंग हुई वो उनके बेसिस पे पता चल जाता है। सो दैट्स हाउ हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्लस लिटरेरी सोर्सेज वो सारी चीज़ें होती है जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे हमने लिखा हो, चाहे किसी ने ट्रैवलॉग, मतलब इंडिया के किसी पर्सन ने लिखा हो, कोई बाहर से आया उसने लिखा हो, तो ये सारे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हो कि इंडिया की सोसाइटी कैसी थी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे वो इवॉल्व हुई। ये सामवेद की मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है न्यू दिल्ली के। हमारे मेजरली 4 वेद है। देखो उपनिषद बहुत ज़्यादा हैं, पुराण्स भी हैं, काफ़ी सारे, वेद 4 हैं, राइट। कौन कौन से हैं आपके? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो मेजर 4 वेद है हमारे, तो उनमें भी बहुत सारी बातें इतनी एंशिएंट टाइम की लिखी है। फिर मैंने बताया आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहले लिटरेरी सोर्स मतलब ऑल द बुक्स जो लिखी गई है, बुक्स हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, वो सब लिटरेरी सोर्स में आते हैं, मतलब राइटिंग वर्क। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिनको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर से, राइट। जिनको आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। फिर हमारे आते हैं एपिग्राफिक सोर्सेज। एपिग्राफिक सोर्सेज में आप देखिए, मैंने बताया ना अभी, जैसे अपने पत्थरों पे पुराने टाइम पे कुछ कॉपी पेन तो था नहीं ना जो लिखते, तो वो पत्थरों पे ही चीज़ें इंग्रेव्ड कर देते थे अपनी लैंग्वेज में। तो एपिग्राफिक जो सोर्सेज होते हैं वो आपके टेक्स्ट रिकॉर्ड्स जो हैं वो हैं, और जो इंस्क्राइब किए गए, जो लिखे गए ऐसे मैटर पे जो ड्यूरेबल मटेरियल है, जैसे पत्थरों पे लिख दिया, गुफाओं के दीवारों पे लिख दिया, तो वो ड्यूरेबल है ना, पत्थर थोड़ी ख़राब हो जाएगा, पेपर की तरह गल जाएगा, वो तो चलता रहेगा। तो वो बाद में भी जब सालों बाद ऑब्जर्व किया गया तो देखा वो पत्थर पे चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो डेसिफर कर पाओगे, जिस लैंग्वेज की बाद में नॉलेज होगी वो तो आप लोग डिराइव कर पाओगे, बट बाद में कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो लोगों को पता ही नहीं, आने वाली जनरेशन्स को, तो थोड़ी वो पढ़ के समझ पाएंगे कि क्या लिखा गया है, राइट। तो जब आप किसी चीज़ को समझ पाते हो उसे हम कहते हैं डेसिफर करना, और नहीं समझ पाते तो हम कहते हैं कि वो डेसिफर नहीं हुई है। तो ये जो है ये हम देख रहे हैं ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, गुप्ता पीरियड के टाइम का एक पिलर है, उस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये किस में लिखी हुई है? ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है जो कृष्णदेवराय के टाइम पे देखने को मिलता है, शिवा टेम्पल में है, राइट। हम्पी में प्रसन्ना विरूपाक्ष का टेम्पल है, शिवा टेम्पल, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है। फिर आते हैं न्यूमिस्मैटिक सोर्स। न्यूमिस्मैटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब हमारी हिस्ट्री में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना बेटा, वो सिक्के भी बदले हैं, पहले अलग मेटल के, फिर अलग मेटल के, पहले कुछ बना हुआ है, फिर कुछ बना हुआ है। तो ये किंग समुद्रगुप्त ने इशू करा था, देखो इस टाइप का कॉइन। अब जो राजा आएगा वो अपने हिसाब से करवाएगा ना करेंसी, तो आज की तरह थोड़ी कि करेंसी नोट्स में रुपीज़ चल रहा है तो हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं। ये मुगल कॉइन है जो जहांगीर के टाइम पे चलता था, क्लियर।
सैगिटेरियस जो ज़ोडिएक साइन होता है ना, वो यहाँ पे इस पे कॉइन पे हमें बना हुआ देखने को मिलता है। तो ये भी एक सोर्स है जिसके थ्रू आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो कि ये किस टाइम का कॉइन है, ये किस राजा के समय का है। तो न्यूमिस्मैटिक सोर्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल सोर्स, जिसमें आप कॉइन्स, करेंसी, मेडल्स की स्टडी करते हो। न्यूमिस्मैटिक जो है वो हेल्प करती है कि उस समय की इकोनॉमी के बारे में आप जान सकते हो, क्रोनोलॉजी जान सकते हो कि कैसे सीक्वेंस में चीज़ें वर्क कर रही थी। अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ न्यूमिस्मैटिक, तो आपको पता होना चाहिए न्यूमिस्मैटिक मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स। फिर आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस में आप गवर्नेंस की स्टडी करते हो कि किस तरीके से राजा गवर्न करेगा चीज़ों को, राइट। पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, सिटीजन्स के पास क्या उनके फंडामेंटल राइट्स है और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। राइट्स उनको सरकार से मिल रहे हैं, ड्यूटीज़ उनको खुद को फुलफिल करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस में आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हो, मूवमेंट्स की बात करते हो, किस तरीके से पावर को जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है गाँव के सेंटर लेवल पे, मतलब एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट मानी जाती है। फिर हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, यूपी की, बिहार की, झारखंड की, जम्मू कश्मीर की, सब जगह स्टेट्स की भी अलग अलग गवर्नमेंट है। फिर विलेज लेवल पे जब आपको रूल बनाने होते हैं तो वहाँ पे पंचायत वर्क करती है, पंचायती राज सिस्टम है, राइट। तो और पंचायती राज सिस्टम के थ्रू हम कोशिश करते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लाना। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे घास फूस नहीं है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब है टिल द लोएस्ट लेवल तक आपकी जो डेमोक्रेसी है वो पहुँच जाए, जो आपके बिल्कुल पंचायत, जैसे क्या है, एक बड़ा शहर है, शहरों में कस्बे हैं, मतलब स्टेट्स हैं, स्टेट्स में फिर छोटे छोटे गाँव भी आ रहे हैं। तो वो जो गाँव है उनकी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उनके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। एंड ये क्या करता है, टॉप टू बॉटम अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी की बात करता है, नीचे तक अथॉरिटी देता है ये। तो इसी को हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं कि सबके पास तक, गाँव, इवन गाँव का जो बिल्कुल गाँव है वहाँ तक भी प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है वो पहुँच पाए। तो दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस, राइट। ये तो बहुत पहले से चल रहा है, राजा वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तब से हर राजा अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी जो प्रजा है उसको चला रहा है, अपने रूल्स बना रहा है, राइट। तो ये किससे लिंक है? जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें, प्रिंसिपल्स माइंड में रखने चाहिए, जैसे कि धर्म, कि आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है। आप एक पोस्ट पे हो तो आपकी कुछ मॉरल ड्यूटी भी बनती है टुवर्ड्स योर सिटीजन, तो वो चीज़ देखनी चाहिए। अर्थ यानी इकोनॉमिक वेलबींग, आप एक पोस्ट पे हो, आप मान लो राजा हो या आप कंट्री को चला रहे हो, तो आपको उस जगह की इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में भी सोच के चलना चाहिए कि यहाँ पे पैसा आए, पैसा आएगा तभी लोगों का वेलबींग होगा। फिर राजधर्म मतलब एक राजा की क्या क्या ड्यूटी होती है। राजा की ये ड्यूटी नहीं होती कि डंडा मार के प्रजा से रूल मनवाए, प्रजा को प्लीज़ करे कि यस ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, फिर कुछ काम कर रहा है तो उसका इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से उसकी प्रजा का बेनिफिट हो, राइट। इंडिया के पॉलिटिकल थॉट में आप बहुत सारे वर्क देखते हो, जैसे महाभारत भी तो एक युद्ध संग्राम, किस तरीके से कूटनीति चली जाती है, ये चीज़ों की बात करती है, राइट। देन शुक्र नीति, ये भी आपकी लॉ और एथिकल लीडरशिप की बात करती है। अर्थशास्त्र अभी इकोनॉमी में भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वहीं मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया था कि एक राजा की क्या ड्यूटी है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा चीज़ों की, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी मेंशन थी, तो वो एक तरीके से वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करती है। डन। सो दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। तो उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डिटेल में मीनिंग मैं आपसे बता चुकी हूँ, एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की किस तरीके से वो लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ करे। कैसे ये आपकी इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ। यार आप डेली कुछ चीज़ कभी खरीद के ला रहे हो, राइट, यू गाइज आर परचेजिंग समथिंग, तो इकोनॉमिक्स है ना। आपने किसी को, सामने वाले को पैसे दिया, आपने बिस्किट का पैकेट लिया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। आप अपना मंथली फ़ोन रिचार्ज करा रहे हो, आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो, आप कोर्स ले रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, ऑल दीज इंक्लूड्स अ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ सब जगह इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग की बात करता है कि किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट को बेस रखते हुए। तो कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना बनाना है, राइट, कितना बनाना है, ताकि ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो इसी तरीके से इकोनॉमी जो है वो सिर्फ नंबर और मार्केट के बारे में नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट द वेलबींग एंड इक्विटी। सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेज हैं और रिसोर्स कम है, तो हमें रिसोर्स का बराबर यूज़ जो है वो करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री भी वो कहते हैं काफ़ी रिच रही है। लीडिंग इकोनॉमी इंडिया एक टाइम पे रही है
चाहे वो आपका ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, मैरीटाइम एक्टिविटी हो। हालांकि जो ब्रिटिशर का रूल था, कॉलोनियल रूल था, उसने डिस्टर्ब करा क्योंकि ब्रिटिशर ने अपने फेवर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर डिसीजन लिए, इसलिए उस बीच में हमारे पास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो रहा था। लेकिन येस, ये हम मानेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेशन का मेन इंपॉर्टेंट गोल होता है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करती रहे, राइट। आने वाली क्लासेस में, अभी तो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो जो इसके पार्ट है, काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ोगे। 11th-12th में अगर आप लेते हो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट तो आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। अब वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, क्यों पढ़नी है? ताकि सोसाइटी को बेटर जान सको, ताकि आप सोसाइटी को बेटर जान सको, ताकि आप देख पाओ कि किस तरीके से जो ये सोशल साइंस है वो आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। सिटीज़न एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो सिटीजन्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास क्या राइट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम किसी को चुन रहे हैं अपने लिए तो हमारे पास भी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट दैट, तभी वो क्वेश्चन कर पाएगा सामने वाले की अगर कोई गलत चीज़ है उससे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर पाओगे आप इससे, अगर आपको पता है कि एनवायरनमेंट को सीरियस कंसर्न की ज़रूरत है, अगर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है तो हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बेनिफिट हो जाते हैं सोशल साइंस के। क्लियर। फ्यूचर क्या है? बिल्कुल फ्यूचर बहुत ब्राइट है और फ्यूचर में डिजिटल चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। सोशल साइंस इज़ अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट एंड विल स्टे विद अस जब तक ह्यूमन है, ये हमारे साथ रहेगा जब तक ह्यूमन बीइंग है। ऐसा थोड़ी ह्यूमन जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो हट जाएगा, राइट, क्योंकि आप सोसाइटी की स्टडी करो, इंडिविजुअल तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी आपको बता रहा है अभी आप 9th-10th में पढ़ रहे हो, 11th-12th में यू विल स्टडी इन द डिटेल मैनर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करा, बेसिक इसके पढ़ लिए हैं, लिंक करके अलग से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इन केस कोई दिक्कत, कोई परेशानी है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू वांट मी टू कवर। तो प्रायोरिटी बेसिस पे जो आप चैप्टर चाह रहे हैं हम लोग वो कवर करके। So that's all. Thank you.